हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमयू बी एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो है 2018 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे कुछ हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जामिया एमयू के बी एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर देना चाहते हो, उसका एंट्रेंस देना चाहते हैं आप, तो ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा किया हो, आपने ऑटोमोबाइल से किया हो, आरएसी से किया हो, आपने प्रोडक्शन से किया हो, मैकेनिकल से किया हो, तो आप एमयू का जामिया का बी एंट्रेंस पेपर आप दे सकते हैं। आप बी एंट्रेंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बी एंट्रेंस का एडमिशन का प्रोसीजर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स दे रखी है कि कितनी सीट्स है, कहाँ पे एडमिशन सेंटर होगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी में मैकेनिकल में 50 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल में 50 सीट्स है, सिविल में से 50 सीट्स है। ठीक है, टेस्ट सेंटर अलीगढ़ होने वाला है। और बाकी सारी डिटेल में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू अन्विन्स फॉर्मूला द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर ऑफ द रिवेट होल एंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था, जो रिवेट जॉइंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, रिवेटेड जॉइंट्स यूज़ करते हैं दो थिक प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए, तो थिकनेस ऑफ द प्लेट एंड डायमीटर ऑफ द रिवेट्स में क्या रिलेशन होगा। तो जो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारा रिवेट जॉइंट्स है। तो रिवेट जॉइंट्स को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में, ब्रिज में, ट्रस में, ब्रिजेस वगैरह में, जो हमारे डैम्स वगैरह जहाँ होती है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। प्रेशर वेसल्स में, बॉयलर्स में यूज़ करते हैं, मशीन बॉडीज़ में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, शिप बिल्डिंग में। तो जो ये रिलेशन होता है वो ऑप्शन डी हालांकि करेक्ट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मिसप्रिंट था। वहाँ पे 1.6 की जगह जो है यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, 6√T। तो डायमीटर ऑफ द रिवेट will be equal to 6 times of √T। तो ये रिलेशन होगा अन्विन्स फार्मूला। दिस इज द अन्विन फार्मूला। दिस फार्मूला कैन बी यूज टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द रिवेट। तो थिकनेस ऑफ द प्लेट जब आपको दिया हुआ हो 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो थिकनेस वहाँ पे रख के आप डायमीटर और रिवेट जॉइंट्स निकाल लीजिए। तो ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है, ये अन्विन्स फार्मूला है टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द रिवेट जॉइंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि आपको बताना था कि साइज ऑफ द वेल्ड इन बट वेल्डेड जॉइंट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, थ्रोट ऑफ द वेल्ड के बराबर होता है साइज ऑफ द वेल्ड इन बट जॉइंट। ठीक है, अच्छा बट जॉइंट होता क्या है, तो बट जॉइंट को डिस्कस कर ले। देखिए बट जॉइंट क्या होता है, जब हम लोगों को दो पैरेलल प्लेट्स को, दो ऐसी प्लेट्स को जोड़ना होता है जो कि सेम प्लेन में लाया करती हैं, जो कि पैरेलल होती हैं, तो उन दो प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग बट जॉइंट का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट जॉइंट्स आपको दिखा रखे हैं। देखिए ये है आपका सिंपल स्क्वायर बट जॉइंट, उसके बाद है वी बट जॉइंट, ये है आपका यू बट जॉइंट, ये है आपका डबल वी बट जॉइंट, ये है आपका बट जॉइंट विद बैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 टाइप्स ऑफ बट जॉइंट आपको दिखाए हैं। यहाँ पे दो प्लेट्स को आप देख सकते हैं, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है इससे। फिर एक प्लेट ये थी आपकी, दूसरी प्लेट ये थी, इसको हमने इस जॉइंट से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट जॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब हमको दो प्लेट्स को कनेक्ट करना था, तो ये जो थी, ये जो वेल्ड है आपका, ये जो वेल्ड है, यहाँ पे जो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द वेल्ड होती है, इसी को हम लोग थ्रोट कहते हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ द वेल्ड क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द वेल्ड इन बट जॉइंट हो जाएगा, वो थ्रोट के बराबर। और थ्रोट क्या होता है, थ्रोट आप देख सकते हो कि ये जो है आपका हो जाता है, थ्रोट क्या हो जाता है आपका, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द वेल्ड। जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वेल्डिंग है, यहाँ पे वेल्ड किया हुआ है हमने, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और ये बीच में यहाँ पे हमने वेल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम थिकनेस जो होती है, इसी को हम लोग थ्रोट कहते हैं। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द वेल्ड जो होती है, उसी को हम लोग थ्रोट कहते हैं, और वो थ्रोट के बराबर होता है। साइज ऑफ द वेल्ड किसके बराबर होता है, थ्रोट के बराबर। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एच यहाँ पे क्या है, एच यहाँ पे थ्रोट है, ये देख सकते हैं, एच यहाँ पे थ्रोट है। एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द वेल्ड है, ये देखिए लेंथ ऑफ द वेल्ड है, और एच यहाँ पे क्या था, थ्रोट था। ठीक है, तो बट जॉइंट को हम लोग कब यूज़ करते हैं, बट जॉइंट को हम लोग यूज़ करते हैं इज अ जॉइंट बिटवीन टू कंपोनेंट्स लाइंग अप्रॉक्सीमेटली इन द सेम प्लेन। जब दो प्लेन सेम प्लेन में लाई कर रही होती है, तो दो जॉइंट्स को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं, दो प्लेट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बट जॉइंट कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि आपको बताना है कि ओल्डहम कपलिंग क्या होता है, और ओल्डहम कपलिंग को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। तो ओल्डहम कपलिंग को हम लोग यूज़ करते हैं टू शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, जब दोनों शाफ्ट्स के बीच में लेटरल मिस अलाइनमेंट हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में आप देख सकते हो, विच हैव लेटरल मिस अलाइनमेंट। ओल्डहम कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स which are perfectly aligned, नहीं ये नहीं होगा, which are not in exact alignment, ये भी नहीं होगा, which have lateral misalignment, ये होगा इसका आंसर। सो ओल्डहम कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स व्हेन दे आर एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, जब दोनों शाफ्ट स्मॉल डिस्टेंस पे हो। ओल्डहम कपलिंग जो है ये थर्ड वर्जन ऑफ डबल स्लैटर क्रैंक मैकेनिज्म होता है। हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स होते हैं ना डबल स्लैटर क्रैंक मैकेनिज्म के, जैसे स्कॉच यॉक मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिकल ट्रैमल, ओल्डहम कपलिंग, ये तीनों जो है इन्वर्जन्स है डबल स्लैटर मैकेनिज्म के। जैसे सिंगल स्लैटर मैकेनिज्म का हमारे पास इन्वर्जन क्या होता है, हैंड पंप हो गया, क्रैंक स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म हो गया, ये क्या हो जाता है, ये सब है हमारे पास सिंगल स्लैडर मैकेनिज्म का इन्वर्जन। इसी तरीके से डबल स्लैडर मैकेनिज्म का इन्वर्जन क्या है हमारे पास, ओल्डहम कपलिंग, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिकल ट्रैमल, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब इन्वर्जन्स हैं डबल स्लैडर क्रैंक मैकेनिज्म के। ठीक,
तो ओल्डहम कपलिंग को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? ओल्डहम कपलिंग को हम लोग यूज़ करते हैं टू शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए। मान लीजिए आपकी एक शाफ्ट ये थी, एक शाफ्ट ये है, उसका ये एक्सिस हो गया, दूसरी शाफ्ट ये है, उसका ये एक्सिस हो गया। तो आप देख सकते हो कि दोनों एक्सिस के बीच में कुछ लेटरल मिसअलाइनमेंट है, दोनों एक्सिस के बीच में कुछ लेटरल मिसअलाइनमेंट है। तो जब दो शाफ्ट्स के बीच में लेटरल मिसअलाइनमेंट होता है तो उन दोनों शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ओल्डहम कपलिंग को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ओल्डहम कपलिंग का भी जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये ओल्डहम कपलिंग है हमारे पास। इस ओल्डहम कपलिंग में क्या होता है कि ये हमारे पास एक फ्लैंज है, एक फ्लैंज ये है, एक फ्लैंज ये है, एक फ्लैंज ये जो है यहाँ पे एक शाफ्ट से कनेक्टेड है, एक फ्लैंज ये है यहाँ पे एक शाफ्ट से कनेक्टेड है। बीच में आप देख सकते हो ये इंटरमीडिएट लिंक है, बीच में क्या है, ये एक इंटरमीडिएट लिंक है, जो कि ये इंटरमीडिएट लिंक जो है दोनों फ्लैंज के बीच में स्लाइड करता है। दोनों फ्लैंज में जो स्लॉट्स होते हैं उसमें ये जो है स्लाइड करता है। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट लिंक ये है, ये वाला जो लिंक है इंटरमीडिएट लिंक, ये जो इसमें स्लॉट्स इसमें जो है निकला रहता है, और ये क्या करता है, दोनों फ्लैंज, ये फ्लैंज एक ये है, एक फ्लैंज ये है, वन फ्लैंज इज दिस एंड सेकंड फ्लैंज इज दिस, ये दोनों फ्लैंज जो है इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, और बीच में जो इंटरमीडिएट लिंक होता है ये क्या करता है, दोनों फ्लैंज के स्लॉट्स में स्लाइड करता है। ठीक है, तो ओल्डहम कपलिंग को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? ओल्डहम कपलिंग को हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग को दो ऐसी शाफ्ट को कनेक्ट करना होता है जब दोनों शाफ्ट के बीच में लेटरल मिसअलाइनमेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ना हेलिकल गियर्स द डिस्टेंस बिटवीन द सिमिलर फेसेस ऑफ एडजेसेंट टीथ अलोंग अ हेलिक्स ऑन द पिच सिलेंडर नॉर्मल टू द टीथ इज इक्वल टू इज कॉल्ड। कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपको ये बताना है यहाँ पे कि देखिए हमारे पास ये सब क्या है, ये हेलिकल टीथ है, ये सब ये हेलिकल जॉइंट है, हमारे पास हेलिकल गियर है। ये हेलिकल गियर में क्या होता है कि जो टीथ होती है वो एक्सिस के इंक्लाइंड होती है। ये देख लो, ये टीथ है आपकी, ये टीथ है, ये टीथ है, ये सब टीथ है, और ये एक्सिस से इंक्लाइंड एक्सिस से कुछ एंगल बनाती है। तो हेलिकल गियर में क्या होता है, तो वो चीज़ यही कह रहा है कि जो हमारे पास ये एक टीथ ये हो गई, एक टीथ ये हो गई, इन दोनों टीथ के बीच में जो डिस्टेंस होगा नॉर्मल टू द टीथ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल पिच। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल पिच। नॉर्मल पिच क्या होता है? ये आपके पास टीथ एक ही है, दूसरी टीथ है, इन दोनों टीथ के बीच की जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल पिच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मल पिच कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो हमारे पास लुईस इक्वेशन होती है, लुईस इक्वेशन इन स्पर गियर्स इज अप्लाइड। हम लोग इसको कब अप्लाई करते हैं और कहाँ अप्लाई करते हैं? तो लुईस इक्वेशन इन स्पर गियर्स इज अप्लाइड ओनली टू द पिनियन, only to the gear, to the stronger of the pinion or the gear, to the weaker of the पिनियन और गियर। ये कह रहा है कि लेस इक्वेशन को हम लोग किसको अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं? तो लेस इक्वेशन को हम लोग स्पर गियर में अप्लाई करते हैं। जो वीकर पार्ट होता है पिनियन या गियर में से जो वीक होता है वहाँ पे हम लोग लुईस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पर हमारे पास क्या टीथ है, ये स्पर गियर का टीथ है जिसको हम लोग कैंटिलीवर बीम की तरह ट्रीट करते हैं। देख रहे हो, ये टीथ है हमारा, और यहाँ पे हम जो है लोड लगा रहे हैं, यहाँ पे लोड लग रहा होता है, दूसरा गियर इसमें, दूसरा टीथ जो है इस पर लोड लगा रहा होता है, और इस टीथ को जो है हम लोग कैंटिलीवर बीम की तरह ट्रीट करते हैं। तो बीम स्ट्रेंथ ऑफ द गियर, लुईस इक्वेशन इज कंसिडर्ड एज द बेसिक इक्वेशन इन द डिजाइन ऑफ गियर्स। लुईस इक्वेशन जो है हमारे डिजाइन ऑफ गियर्स में बेसिक इक्वेशन है, जैसा कि हम जानते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं इन द डिजाइन ऑफ गियर्स। लुईस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। अब इस इक्वेशंस के कुछ अजम्पशंस हैं, आपसे अजम्पशंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा जो है लुईस इक्वेशन का अजम्पशन है, या इसमें से कौन सा लुईस इक्वेशन का अजम्पशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं पहला अजम्पशन क्या है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज नेग्लेक्टेड। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज नेग्लेक्टेड, उसको हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं। इट इज़ अज्यूम्ड दैट एट एनी टाइम ओनली वन पेयर ऑफ टीथ इज इन कॉन्टैक्ट एंड टेक्स द टोटल लोड। और ये कह रहा है कि किसी भी वक्त क्या होता है कि एक ही पेयर ऑफ टीथ जो है वो कॉन्टैक्ट में रहता है दूसरे टीथ के साथ में। ऐसा नहीं होगा कि दो तीन टीथ कॉन्टैक्ट में होंगे, नहीं, ओनली वन टीथ विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द, ठीक है, वन पेयर ऑफ टीथ विल बी इन द कॉन्टैक्ट। उसके बाद तीसरे की बात करें तो द गियर टूथ इज ट्रीटेड एज अ कैंटिलीवर बीम। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टीथ जो हमारी जो टूथ होती हैं, जितने भी टीथ होती हैं, उसके हम लोग उसको क्या करते हैं, कैंटिलीवर बीम की तरह ट्रीट करते हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो सारे के सारे क्या है, कैंटिलीवर बीम की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं हम लोग। तो चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि इफ़ द टेयरिंग एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट इज़ 50%। ये कह रहा है कि टेयरिंग एफिशिएंसी जो है वो रिवेटेड जॉइंट्स की 50% है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि आपको बताना है कि द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ रिवेट होल टू द पिच ऑफ द रिवेट्स। ये कह रहा है कि आपको डी और पी का रिलेशन बताना है। तो आपको मालूम है कि एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस डायमीटर हो होल अपॉन द पिच। यहाँ पे एफिशिएंसी आपको 50% दिया हुआ है, मतलब 0.5 दिया हुआ है, और यहाँ 1 माइनस डी ओवर पी है। तो 1 माइनस डी ओवर पी करोगे, इसको आप इधर लेके जाओगे और इसको इधर लेके आओगे, तो 1 माइनस 0.5 करोगे तो डी अपॉन पी का क्या रेशो आएगा, तो डी अपॉन पी का रेशो भी 0.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए एफिशिएंसी हम लोग को 50% दी हुई थी और हमको उसका फॉर्मूला मालूम है कि एफिशिएंसी जो होगी हमारी टेयरिंग एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट, वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन पी। डी यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ द रिवेटेड जो होल है, और पी यहाँ पे पिच है। तो एफिशिएंसी हमको मालूम है 50% दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 0.5 माइनस 1 डी ओवर पी। ठीक है, उसके बाद डी ओवर पी को आप इधर ले आइए, तो डी ओवर पी में से 1 में से जब माइनस करेंगे 0.5 को, तो डी ओवर पी कितना आ जाएगा, ये भी 0.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कि रिवेटेड जॉइंट्स की बात करें, तो रिवेटेड जॉइंट्स वर वाइडली यूज फॉर मेकिंग द परमानेंट जॉइंट्स इन इंजीनियरिंग। इसको हम लोग पहले यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ये बॉयलर्स में यूज़ होता था, प्रेशर वेसल्स में, रिजर्वायर्स में, शिप्स में, ठीक है, क्रेन्स वगैरह में यूज़ होता था। लेकिन वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है, इतना ज़्यादा एडवांस हो गई है वेल्डिंग टेक्नोलॉजी कि अब हम लोगों ने जो है रिवेटेड जॉइंट्स को रिप्लेस कर दिया है वेल्डिंग जॉइंट से, वेल्डेड जॉइंट से। ठीक है, सो बट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एप्लीकेशन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स एंड इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द वेल्डेड जॉइंट्स। तो अब जो है वेल्डेड जॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इतने टाइप्स और इतना ज़्यादा एडवांस वेल्डिंग जॉइंट्स अवेलेबल हैं कि हम लोग रिवेटेड जॉइंट्स को अब यूज़ नहीं करते, बहुत ही कम यूज़ होता है रिवेटेड जॉइंट्स अब। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉल्किंग इन रिवेटेड जॉइंट इज टू मेक द जॉइंट लीक प्रूफ। ये कह रहा था कि हम लोग कॉल्किंग का क्या यूज़ होता है, कॉल्किंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं रिवेटेड जॉइंट्स में, जो है कॉल्किंग का क्या यूज़ होता है। देखिए हम जो है फुलरिंग एंड कॉल्किंग, दो टेक्निक होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं लीक प्रूफ करने के लिए। फुलरिंग एक होता है हमारे पास फुलरिंग, एंड दूसरा होता है हमारे पास कॉल्किंग। फुलरिंग कॉल्किंग इन दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं लीक प्रूफ करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे जॉइंट्स होता है उस जॉइंट्स पे हम लोग कॉल्किंग और फुलरिंग जो हमारे पास टूल होता है उससे हम लोग उसको हैमर करते हैं। ठीक है, हैमरिंग करके हम लोग क्या करते हैं, लीक प्रूफ करते हैं। तो कॉल्किंग एंड फुलरिंग प्रोसेसेस आर यूज्ड टू ऑब्टेन लीक प्रूफ एंड फ्लूइड टाइट रिवेटेड जॉइंट्स। कॉल्किंग कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्लेट्स विद लेस देन 6 mm थिकनेस। तो कॉल्किंग की ये साथ लिमिटेशन है कि जब 6 mm थिकनेस से कम की प्लेट होगी तब उस केस में हम लोग कॉल्किंग को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन फुलरिंग के साथ क्या होता है कि फुलरिंग टूल से जो है हम लोग, चाहे वो 6 mm की कम थिकनेस की प्लेट हो या ज़्यादा हो, तो हम लोग फुलरिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्लेट्स की अगर थिकनेस कम भी हो या ज़्यादा भी हो तो फुलरिंग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों का यूज़ क्या है, दोनों का यूज़ है हम लोगों को लीक प्रूफ एंड फ्लूइड टाइट जॉइंट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो बस इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हेन द स्पीड ऑफ बेल्ट इंक्रीजेज। ये कह रहा है कि जब बेल्ट की स्पीड इंक्रीज करती है, बेल्ट की स्पीड जब बढ़ती है तो क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली इंक्रीजेज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली डिक्रीजेज, या फिर पावर ट्रांसमिटेड विल डिक्रीज। ठीक है, या पावर ट्रांसमिटेड विल इंक्रीज। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, द पावर ट्रांसमिटेड विल डिक्रीज। हम लोग बेल्ट जो है ना, बेल्ट और पुली हम लोग यूज़ करते हैं जब पावर ट्रांसमिशन करना होता है हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, तो हम लोग क्या पुली और बेल्ट का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग बेल्ट की स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है कि पावर ट्रांसमिटेड डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है कि जैसे जैसे बेल्ट की स्पीड बढ़ती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से स्लिपिंग होने लगती है, वो जो है पुली के साथ में कॉन्टैक्ट टूट जाता है, तो पावर ट्रांसमिटेड विल डिक्रीज। सो एज द स्पीड ऑफ द बेल्ट इंक्रीजेज दे आर द चांसेस ऑफ स्लिप इंक्रीजेज। स्लिप करने लगता है ना, स्लिपिंग होने लगी, बेल्ट स्लिप करेगा। ठीक है, स्लिप बढ़ने लगेगा तो विच विल क्या करेगा, विच डिक्रीजेज द पावर ट्रांसमिटेड। तो जैसे ही जब आप बेल्ट की स्पीड बढ़ाओगे, बेल्ट की जैसी स्पीड बढ़ती है तो बेल्ट जो है वो पुली के ऊपर स्लिप करने लगेगा। जब स्लिपिंग होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसमिटेड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, पावर ट्रांसमिटेड विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट। ये कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट का क्या होता है, इंक्रीज करेगा पावर ट्रांसमिशन के साथ, या डिक्रीज करेगा, या हैज़ नो इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिटेड, या इज इक्वल टू द मैक्सिमम टेंशन ऑन द बेल्ट। तो कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वजह से क्या होता है कि पावर ट्रांसमिटेड डिक्रीजेज, क्योंकि जैसे ही स्पीड बढ़ती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है कि पावर ट्रांसमिटेड डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि बेल्ट और पुली के बीच में जो है गैप आने लगता है, दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट टूटने लगता है। ठीक है, सो पावर ट्रांसमिटेड इज लेस। क्या कह रहा है कि पावर ट्रांसमिटेड इज लेस व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इज टेकन इनटू अकाउंट। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे बेल्ट और पुली की डिजाइनिंग में, या ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि पावर ट्रांसमिटेड जो है वो हमारे पास कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर करने के बाद क्या होता है कि बेल्ट और पुली के बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दोनों के बीच में प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो पावर ट्रांसमिटेड प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, सो वाइल इन मोशन
जैसे कि आप देख सकते हैं, while in motion as a belt passes over a pulley the centrifugal effect due to its own weight tends to lift the belt from the pulley। क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बेल्ट जो है वो पुली को छोड़ने लगता है, उससे भागने लगता है। ओइंग टू सिमेट्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूसेस इक्वल टेंशन ऑन द टू साइड्स ऑफ द बेल्ट, दैट इज टाइट साइड एज वेल एज ऑन द स्लैक साइड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन प्रोवाइड करता है टाइट साइड एंड स्लैक साइड दोनों में, और इससे क्या होता है कि फिर बेल्ट जो है वो पुली को छोड़ने लगता है। जब बेल्ट और पुली के बीच में गैप आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, तो पावर ट्रांसमिटेड डिक्रीज कर जाएगा। तो वही यही कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को जब आप कंसिडर करोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों होगा, बेल्ट के अपने वेट की वजह से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जब आप कंसीडर करके एनालिसिस करोगे, डिजाइनिंग करोगे, तो उस केस में पावर ट्रांसमिटेड जो होगा वो कम होगा, लेस होगा। पावर ट्रांसमिटेड विल बी लेस देन व्हेन यू विल कंसीडर द, जब उसको हम कंसीडर करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, पावर ट्रांसमिटेड जो होगा वो घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द हब ऑफ फ्लाईव्हील इज यूजुअली टेकन। अब ये कह रहा है कि जो डायमीटर होता है हमारे पास, यहाँ पे जैसे कि आप फ्लाईव्हील देख सकते हो, ये फ्लाईव्हील है हमारे पास, ये क्या है, ये बड़ा सा ही फ्लाईव्हील है, ठीक, ये फ्लाईव्हील है। अब ये कह रहा है कि जो इसका डायमीटर होता है हब का, यहाँ पे बीच में एक हब होता है, ये तो व्हील हो गई आपकी, ये व्हील हो गई, ये फ्लाई की व्हील हो गई, बीच में ये हब है, जहाँ भी बीच में ये हब है, यहाँ पे देख रहे हो ये हब होता है। तो ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द हब ऑफ द फ्लाईव्हील इज यूजुअली टेकन इक्वल टू द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। जब शाफ्ट में आपने उसको इंसर्ट किया हुआ है उसके इक्वल लेते हैं या उसके ट्वाइस लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। जो आपका शाफ्ट है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका फ्लाईव्हील था, ये उसकी रिम है, आउटर वाली रिम है, बीच में ये हब है आपका, और इसमें ये शाफ्ट से कनेक्टेड होगा, ये शाफ्ट से यहाँ पे कनेक्टेड होगा। तो ये जो शाफ्ट होगा इसका डायमीटर से जो है हम लोग डबल लेते हैं डायमीटर ऑफ द हब, ठीक है। उसके बाद फ्लाईव्हील का फंक्शंस क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं फ्लाईव्हील के। द फंक्शंस ऑफ द फ्लाईव्हील आर एज फॉलोज, टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी व्हेन नीडेड ड्यूरिंग द वर्क साइकिल। ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और रिलीज करता है। तो इसका काम क्या होता है, स्टोर एंड रिलीज, एनर्जी को स्टोर करना एंड रिलीज़ करना, एनर्जी को स्टोर करना एंड रिलीज़ करना व्हेन रिक्वायर्ड, ये दो फंक्शंस हो गए इसके। एंड टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ स्पीड फ्लक्चुएशंस, और स्पीड का फ्लक्चुएशंस ना हो, स्पीड जो है वो आपकी यूनिफॉर्म रहे, ये दोनों फंक्शंस होता है फ्लाईव्हील का। फ्लाईव्हील हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं, चाहे आप आईसी इंजन में ले लो या फिर डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, यहाँ पे भी हम लोग, जहाँ पे भी जो है हमारा पावर जनरेट हो रहा होता है, यहाँ पे हमारा पावर मिल रहा होता है, तो वहाँ पे जो है हमको क्या करना होता है, एनर्जी को स्टोर करना होता है, फिर रिलीज करना होता है। एक साइकिल में क्या होता है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है पावर स्ट्रोक में, फिर बाकी स्ट्रोक्स में वो एनर्जी को रिलीज करता है। ये काम होता है फ्लाईव्हील का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारा क्या है, यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये शाफ्ट था आपका, और ये जो है आपका क्रैंक शाफ्ट है, दिस इज क्रैंक शाफ्ट। ये स्लॉट बने हुए हैं ताकि यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड आके कनेक्ट होगा पिस्टन से, और ये फ्लाईव्हील है, दिस इज फ्लाईव्हील। तो ये क्या है हमारे पास, क्रैंक शाफ्ट है जिससे कि फ्लाईव्हील एक एंड पे कनेक्टेड है। चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिम, क्या कह रहा है कि ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिम द फ्लाईव्हील आर्म्स विल बी सब्जेक्टेड टू। ये कह रहा है कि ये जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्लाईव्हील है, ये रिम है, और ये आर्म्स है। ये सब क्या है, आर्म्स है। इतना बड़ा फ्लाईव्हील देख लो, ये सब क्या है, आर्म्स है। तो ये सब आर्म्स में किस तरह का स्ट्रेस आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये फ्लाईव्हील आपकी रोटेट करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये सब क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो इस सब आर्म्स पे जो है टेंसाइल स्ट्रेस आता है, ठीक है। इन सब आर्म्स पे क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। इन सब आर्म्स पे कौन स्ट्रेस लगाएगा, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस पे क्या आएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो इन सब पे टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। तो रोटेटिंग रिम्ड फ्लाईव्हील इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच एक्ट्स इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, क्या होता है कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है फोर्स, है ना, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पे। दिस इंड्यूसेस द टेंसाइल फोर्स इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिम एक्टिंग इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट। अब अगर हम रिम की बात करें तो रिम पे भी जो है टेंसाइल स्ट्रेस लगता है, टेंसाइल फोर्स लगता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये आपकी रिम है और जब ये रोटेट करेगी तो इन सब पे क्या होगा, बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये रिम जो है एक्सपेंड करना चाहेगी, ये रिम का क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या करेगा, इस पर जो एक इधर फोर्स लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा। तो रिम के क्रॉस सेक्शन पर टेंजेंशियल फोर्स लगता है। आप देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए ये आपका रिम था, और रिम का अगर ये हम क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, रिम का ये वाला क्रॉस सेक्शन पे इधर फोर्स लगेगा और इधर फोर्स लगेगा, टेंजेंशियली इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने की वजह से रिम जो है वो एक्सपेंड करना चाहेगा, रिम का साइज जो है वो बड़ा होना चाहेगा, रिम क्या करना चाहेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा, ठीक है। तो उस पर टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पे आर्म्स के बारे में पूछा था, तो आर्म्स पे भी जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। सो अंडर द एक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द टेंडेंसी ऑफ द रिम इज टू फ्लाई
आउटवर्ड। अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से रिम की क्या टेंडेंसी होती है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो मूव करे, बाहर मूव करे, ठीक है। तो विच इज़ प्रिवेंटेड ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग इन ईच आर्म और स्पोक। अब जब हम लोग आर्म या स्पोक यूज़ करते हैं तो वो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। ये जो आर्म्स है इसको बाहर नहीं जाने देता है, इसको बाहर फ्लाई नहीं करने देना चाहता है। कौन? ये आर्म्स। अगर ये आर्म्स ना हो तो ये बाहर फ्लाई करेगा, बाहर मूव करना चाहेगा, तो ये आर्म्स ही तो इसको प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इन आर्म्स के ऊपर कौन सा स्ट्रेस लगता है? टेंसाइल फोर्स लगता है, इस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। सो व्हेन टू कंसेंट्रिक कॉइल स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, यहाँ पे आप देख सकते हो टू कंसेंट्रिक कॉइल स्प्रिंग्स है ना, एक अंदर स्प्रिंग है एक बाहर है, इसको हम लोग कहते हैं कंसेंट्रिक स्प्रिंग्स। आप ये देख सकते हो कि ये जो कंसेंट्रिक स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे कह रहा है कि दोनों को हमने जो है सेम मटेरियल से बनाया है, हैविंग सेम लेंथ, दोनों स्प्रिंग की लेंथ सेम है, दोनों का कंप्रेशन इक्वल हो रहा है बाय द एक्सियल लोड, आपने इसके ऊपर एक्सियल लोड लगाया है, दोनों का कंप्रेशन सेम हो रहा है। अब आपको बताना है कि द लोड शेयर्ड बाय द टू स्प्रिंग्स विल बी, दोनों लोड स्प्रिंग्स जो लोड को शेयर करेगी वो किसके बराबर होगा? टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द वायर्स ऑफ द। तो ये कह रहा है कि वो ये तो कि इसने कह दिया है कि जो लोड शेयर होगा दोनों के बीच में, दोनों स्प्रिंग्स के बीच में, वो होता है स्क्वायर ऑफ द डायमीटर्स के प्रोपोर्शनल। तो ये कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा या इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन होता है ये रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब P1 स्प्रिंग जो लोड शेयर करेगा और 2 स्प्रिंग जो लोड शेयर करेगा P2, वो प्रोपोर्शनल हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के एरिया के, दोनों के वायर के एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब वायर का एरिया क्या होगा? वो जाहिर सी बात हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो जाहिर सी बात है पाई बाई फोर कट जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ वायर्स क्या आ जाएगा, क्योंकि वो ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्या है अभी कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। लोड शेयर्ड बाय द टू स्प्रिंग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टू वायर्स, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई D1 स्क्वायर अपॉन पाई D2 स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो P1 अपॉन P2 लोड शेयर्ड बाय द टू स्प्रिंग्स कितना क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ वायर्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हेन अ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग is subjected to an axial compressive load, the stress induced in the wire is। अब आपको बता रहा है यहाँ पे बताना है कि जब आपकी जो स्प्रिंग्स होती है हमारे पास, ये होती है ना, इसी को तो हम लोग हेलिकल स्प्रिंग्स कहते हैं। ये क्या है हमारे पास? ये हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग है। तो इस हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग में जब आप कंप्रेसिव लोड लगाओगे, ऊपर से जब आप कंप्रेसिव लोड लगाओगे तो क्या होगा? कंप्रेसिव लोड लगाने की वजह से स्ट्रेस कौन सा इंड्यूस होता है वायर में? जो आपके पास ये हेलिकल स्प्रिंग है, मान लीजिए ये आपके पास ये हेलिकल स्प्रिंग है और इसमें आपने इधर से कंप्रेसिव लोड लगाया, तो ये जो वायर्स हैं आपकी, इस वायर्स में कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा? टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस? तो इसमें कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होता है? ऑप्शन सी, शियर स्ट्रेस इसमें इंड्यूस होता है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस कौन कौन सा इसमें और भी इंड्यूस होता है? जैसे टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता है या कर्वेचर शियर स्ट्रेस होता है ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो ये आप ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है आपको कि ये जो है आपका ये वाला जो ये देख रहे हो, ये यहाँ पे दिखा रहा है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ये है आपका टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। इन दोनों का सम ले लोगे आप, अलजेब्रिक सम, तो ये रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस आ जाएगा वायर पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से समझ लीजिए आप, ये फिगर जो है वो आपको बता रहा है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू द कंप्रेसिव लोड, ये बता रहा है आपको टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। और फिर इसका रिजल्टेंट जो है हमारे पास कुछ इस तरीके का आता है, स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो उसमें कौन सा स्ट्रेस लगता है? हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग में शियर स्ट्रेस लगता है, इस चीज़ को याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ़ W इज़ द एक्सियल फोर्स विद विच फ्रिक्शन सर्फेसिस आर हेल्ड टुगेदर। W जो है फ्रिक्शन एक्सियल फोर्स है जिसकी वजह से दो प्लेट्स को हमने हेल्ड टुगेदर किया हुआ है। देन द टॉर्क डेवलप्ड बाय द डिस्क क्लच इज़ गिवन बाय। अब ये कह रहा है कि वो टॉर्क का क्या रिलेशन होता है। अब देखिए हमारे पास क्लच होता है, क्लच किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग? क्लच यूज़ करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। जब हमको चाहते हैं पावर ट्रांसमिशन हो तो हम लोग जो है क्लच को रिलीज़ कर देते हैं, जब चाहते हैं पावर ट्रांसमिशन ना हो तो क्लच को हम लोग क्लच ले लेते हैं, क्या करते हैं? डिसएंगेजमेंट करा देते हैं दोनों प्लेट्स का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? मल्टी प्लेट फ्रिक्शन क्लच है, मल्टी प्लेट फ्रिक्शन क्लच है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर हमको जब पावर ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि सारी प्लेट्स जो हैं वो इंगेज हो जाएं, प्लेट्स का क्या हो जाए?
इंगेजमेंट हो जाए, प्लेट जो है वो इंगेज कर जाए। लेकिन जब हम चाहते हैं कि पावर ट्रांसमिट ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, चाहेंगे कि प्लेट डिसंगेज हो जाए, डिसंगेजमेंट हो जाए। तो ये हमारा क्लच का काम होता है, क्लच का फंक्शन होता है। हमारे पास डिफरेंट फ्रिक्शन क्लच होते हैं, जैसे कि सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीप्लेट फ्रिक्शन क्लच, कोन क्लच, ये सब क्या है हमारे पास फ्रिक्शन क्लच है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये सारे फ्रिक्शन क्लच की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बाद ये कह रहा था कि अगर सिर्फ डिस्क क्लच की बात करें, सिंगल प्लेट डिस्क क्लच की बात करें या मल्टीप्लेट डिस्क क्लच की बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास जो पावर ट्रांसमिशन होता है, वो टॉर्क जो ट्रांसमिट होता है हमारे पास, वो क्या होता है, उसका क्या रिलेशन होता है। तो उसका रिलेशन आप देख सकते हो, T इज इक्वल टू क्या होता है, T इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ W इंटू आर। म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, W यहाँ पे लोड है, एक्सियल फोर्स है, और R यहाँ पे जो है हमारे पास रेडियस है, मीन रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। दो प्लेट्स हैं, जिन दो प्लेट्स के बीच में हम कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, उसका मीन रेडियस है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। जब आप जो है दो प्लेट्स को आप कनेक्ट करोगे या मल्टीप्लेट्स को जब आप कनेक्ट करोगे, तो उसमें टॉर्क ट्रांसमिटेड जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, म्यू टाइम्स W इंटू आर। म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द प्लेट्स, W यहाँ पे लोड है, R यहाँ पे मीन रेडियस है। ये रिलेशन होता है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ डिस्क क्लच। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्रेक कॉमनली यूज्ड इन रेलवे ट्रेन्स इज। हम लोग कौन सा ब्रेक कॉमनली यूज़ करते हैं रेलवे ट्रेन्स में। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शू दिखाया, ये क्या है, ये एक ब्रेक शू है। ये क्या है, ये ब्रेक शू है जो कि ड्रम से जाके कांटेक्ट बनाता है, ड्रम के साथ जाके कांटेक्ट बनाता है ये, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारे पास रेलवेज़ में हम लोग शू ब्रेक यूज़ करते हैं। ब्लॉक ब्रेक विद शू, शॉर्ट शू इज़ यूज्ड इन रेलवे ट्रेन्स। ब्लॉक ब्रेक यूज़ करते हैं हम लोग शू के साथ में। ये जो शूज़ होती हैं, ये ब्लॉक में जाके क्या करती हैं, कांटेक्ट बनाती है और उसको रोकती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये वाली चीज़ क्या, यही तो है शू, यही आपका शू है, और ये ब्लॉक के साथ में कांटेक्ट बनाती है, फिर उसको रोकती है। तो यही चीज़ हमारी शू है, इसको हम लोग शू कहते हैं, शू ब्रेक। तो हम लोग रेलवेज़ में कौन सा ब्रेक यूज़ करते हैं, शू ब्रेक हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। ये शू जो है वो ब्लॉक के साथ में जाके कांटेक्ट बनाती है और ब्लॉक मूविंग होता है, फिर उसको वो रोकती है, प्रिवेंट करती है, उसके मोशन को रोकती है, तो फिर ट्रेन जो है वो रुक जाती है। तो हम लोग उसमें शू ब्रेक यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये शू है, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द शू हेयर। शॉर्ट शू हम लोग यूज़ करते हैं रेलवे में ब्रेकिंग के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था कि द टाइप ऑफ स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द की। अब ये कह रहा है कि की में किस तरीके का आपका स्ट्रेस इंड्यूस होता है। तो की में हमारे पास बोथ शेयर एंड बियरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका की है कि, तो की क्या होगा, आपने की ने जो है कि जिस दो पार्ट्स को कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें शेयर आएगा। जैसे कि मान लीजिए एक पार्ट ये है आपका और दूसरा पार्ट ये है। अगर इन दोनों शाफ्ट को कनेक्ट किया गया, हमने एक की से कनेक्ट किया है, तो बीच में जो की होगी, की पे क्या है, की पे शेयर आएगा। जो दोनों शाफ्ट जो है वो उस पर फोर्स लगाएगी, उसको शेयर करना चाहेगी, तोड़ना चाहेगी। और दूसरा क्रशिंग स्ट्रेस भी आता है, क्रशिंग भी आता है, बियरिंग स्ट्रेस भी आता है। तो दो तरह के स्ट्रेसेस आते हैं की में, एक शेयर स्ट्रेस आता है एंड बियरिंग स्ट्रेस आता है। ये दोनों स्ट्रेस आपको याद रखना है, ठीक है। उसका आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ की यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। की जो है हमारे पास सैडल की होता है, वुडरफ की होता है, संक की होता है, फिदर की एंड कैनेडी की, ठीक है। तो की क्या होता है हमारे पास, की कैन बी डिफाइंड एज अ मशीन एलिमेंट विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द ट्रांसमिशन शाफ्ट टू रोटेटिंग मशीन एलिमेंट्स लाइक पुलीज, गियर्स एंड स्प्रॉकेट्स एंड फ्लाई व्हील्स। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग की को यूज़ करते हैं। अलग अलग की का अलग अलग फंक्शन होता है। सैडल की हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं फॉर हैवी एप्लीकेशन। सैडल की जो है हमारे पास सिंपल लोड्स के लिए होता है, लाइट लोड्स के लिए होता है। वुडरफ की हम लोग यूज़ करते हैं ऑन टेपर्ड शाफ्ट्स, मशीन टूल्स में, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। संक की हम लोग यूज़ करते हैं हैवी एप्लीकेशंस में। फिदर की हम लोग यूज़ करते हैं परमिट सम एक्सियल मोशन ऑफ द हब। ये कुछ एक्सियल मोशन को परमिट करता है, उस केस में जहाँ हम लोग को एक्सियल मूवमेंट चाहिए होता है वहाँ पे हम लोग फिदर की को यूज़ करते हैं। कैनेडी की भी हम लोग यूज़ करते हैं हैवी एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो है, मैंने यहाँ पे आपको कीज़ दिखाए हैं, ठीक है। डिफरेंट कीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट कीज़ हैं, ठीक है। ये आपका वुडरफ की हो गया, ठीक है। ये आपका जी हेड की हो गया, ठीक। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो था ये कह रहा था कि द डायमीटर्स ऑफ द रैम एंड प्लंजर ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस आर। रैम एंड प्लंजर का आपको डायमीटर दिया हुआ है और आपको ये भी दिया हुआ था कि फोर्स जो है इतना अप्लाई किया है आपने प्लंजर पे। तो आपको बताना है कि द लोड डैट कैन बी लिफ्टेड, कितना लोड आप उठा सकते हो इतना एफर्ट अप्लाई करके। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्लंजर है, ये प्लंजर है।
इस प्लंजर का भी डायमीटर आपको दिया हुआ है, इस रैम का भी आपको डायमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे आपने जो है एफर्ट लगाया है 450 न्यूटन का। अब आपको बताना है कि यहाँ पे आप कितना भारी लोड उठा सकते हो, कितना लोड आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, एफर्ट अप्लाइड, एफर्ट अपॉन एरिया जो प्लंजर का डायमीटर है, इज इक्वल टू लोड अप्लाइड अपॉन एरिया ऑफ रैम, ये जो आपका रैम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, W अपॉन A इज इक्वल टू एफर्ट अपॉन एरिया ऑफ प्लंजर, स्मॉल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको W निकालना है, ठीक है। तो W आपको निकालना है। A आप देख सकते हो यहाँ पे, A आप निकाल लोगे डायमीटर ऑफ द रैम जो π/4 250 का स्क्वायर, 250 यहाँ पे दिया हुआ है आपको डायमीटर ऑफ रैम। एफर्ट आपको फोर्स दिया हुआ है जो आप लगा रहे हो, 450 न्यूटन आप लगा रहे हो। प्लंजर का आपको डायमीटर दिया हुआ है 40 mm, तो यहाँ पे आप 40 mm रखोगे। सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो आपका लोड आ जाएगा ऑप्शन बी 17.57 किलो न्यूटन। तो आप कितना लोड उठा सकते हो, 17.57 किलो न्यूटन का लोड आप उठा सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं करना था हमको, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपली जो है बस ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, W जो लोड आप उठा सकते हो अपॉन एरिया ऑफ द रैम इज इक्वल टू द एफर्ट जो आप फोर्स लगा रहे हो अपॉन एरिया ऑफ प्लंजर। बस यहाँ से फिर हमने ये W निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ डेप्थ। आपको बताना है कि डेप्थ पे प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी बिलो द फ्री सरफेस से जो है नीचे क्या होगी प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है। अब आपको स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको मालूम है कि प्रेशर क्या होता है डेप्थ के साथ में, जैसे मान लीजिए वेसल है या कोई भी आप जब आप डेप्थ के साथ नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो जी यहाँ पे हमको दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट जो है रो इंटू जी दिया हुआ है 9.81, और एच आपको जिस हाइट पर बताना है कि किस हाइट के नीचे, जिस हाइट के नीचे आपको बताना था प्रेशर क्या होगा, वहाँ पर 20 आप रखोगे। तो रो जी एच से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 196.2 किलो पास्कल आ जाएगा आपका प्रेशर इंटेंसिटी आ जाएगा जिस हाइट पर आपको बताना है। मान लीजिए जैसे कि आपको ये आपका वेसल था, इस वेसल के अंदर जो है आपको पानी भरा हुआ था। अब आपको जिस हाइट पे बताना था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताना था जो कि 20 मीटर बिलो द फ्री सरफेस था, तो ये 20 मीटर बिलो द सरफेस हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा आपको रो जी 9.81। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रेशर आ जाएगा इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको प्रेशर निकालना था। रो जी को हम लोग क्या कहते हैं, रो जी जो है एक साथ कहलाता है स्पेसिफिक वेट, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ था 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि अ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कंपेयर टू सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप विल हैव नियरली। कह रहा है कि डबल एक्टिंग पंप है हमारे पास और सिंगल एक्टिंग पंप है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि डबल एक्टिंग पंप और सिंगल एक्टिंग पंप में होता क्या है डिफरेंस। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है। आप देख सकते हो ये है हमारे पास डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और ये है हमारे पास सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में आप देख सकते हो कि पिस्टन की दोनों तरफ जो फ्लूइड होता है, यहाँ पे भी फ्लूइड है, यहाँ पे भी फ्लूइड है। लेकिन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में एक ही साइड में फ्लूइड होगा। अब देखिए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप काम कैसे करता है। देखिए जब ये वाला वॉल्व ओपन है तो यहाँ से फ्लूइड को वो सक करेगा, और ये वाला वॉल्व यहाँ वाला ओपन होगा और यहाँ से फ्लूइड को वो रिलीज़ करेगा। इस वक्त ये वाला वॉल्व क्लोज होगा। जब वो क्या करेगा, जब वो इधर से फ्लूइड को सक करेगा तो इधर फ्लूइड को वो रिलीज़ करेगा, उल्टा होता है ऑपोजिट, ठीक है। जब क्या कर रहा है, वो इधर से फ्लूइड को सक कर रहा है तो यहाँ फ्लूइड को वो रिलीज़ करेगा, और जब वो इधर से फ्लूइड को सक कर रहा है तो यहाँ फ्लूइड को रिलीज़ करेगा और उसके अपोजिट वाली वॉल्व्स बंद हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप डबल फ्लो हद आप जो है, जब पिस्टन आपका इधर मूव कर रहा है तो भी आपको फ्लूइड मिल रहा है, और जब पिस्टन इधर मूव कर रहा है तो भी फ्लूइड आपको मिल रहा है, चाहे वो इनवर्ड मूव करे या आउटवर्ड मूव करे, दोनों मोशन में जो है आपको आउटपुट में फ्लूइड मिल रहा है। लेकिन सिंगल एक्टिंग पंप में क्या होता है कि जब वो इधर मूव कर रहा होता है फ्लूइड को सक करता है, फिर जब वो अंदर मूव करता है तो फ्लूइड को रिलीज़ करता है। तो दोनों स्ट्रोक में, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों स्ट्रोक में यहाँ पे फ्लूइड आपको नहीं मिलता है। तो डबल एक्टिंग पंप में क्या होता है कि इनवर्ड मोशन हो पंप पिस्टन का या आउटवर्ड मोशन हो, दोनों ही मोशन में आपको फ्लूइड मिलता है आउटलेट पे। तो डबल एक्टिंग जो पंप होता है आपकी, इसकी डबल फ्लो रेट होता है। देख सकते हो आप, इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम से भी कि इसमें डबल फ्लो रेट होता है। डबल एक्टिंग पंप में क्या होता है, डबल फ्लो रेट होता है। फ्लो रेट का आप रिलेशन देख सकते हो, यहाँ पे फ्लो रेट का क्या रिलेशन है, ALN/60। डबल एक्टिंग पंप पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ALN/60, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें आपको बताना था कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना था, मतलब CD निकालना था आपको, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना था, CD कि CD कितना होगा। अब देख सकते हो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। अ शार्प एज ऑरफिस, एक ऑरफिस जो है उसका आपको डायमीटर दिया हुआ है 21.8 mm इन डायमीटर,
इज प्रोवाइडेड इन द टैंक। यहाँ पे टैंक में यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑफिस है, हेड ओवर विच, और ये जो हेड देख सकते हो जहाँ जो हेड मेंटेन किया गया है इस ऑफिस से ऊपर वो 0.75 है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 0.75 है। वाटर डिस्चार्ज बाय द ऑफिस इज कलेक्टिंग इन अ रेक्टेंगुलर टैंक, और यहाँ से जो पानी निकल रहा है उसको हम लोग इस टैंक में कलेक्ट कर रहे हैं। इस टैंक का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, सारी चीज़ें विथ और लेंथ दी हुई है। वाटर लेवल इन द टैंक राइजेज, और इस टैंक में जो वाटर आपका राइज कर रहा है वो राइज कर रहा है 0.40 m इन ड्यूरेशन ऑफ 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड में जो है इस टैंक में वाटर राइज कर रहा है 0.4 मीटर। तो आपको CD बताना है। तो CD निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास रिलेशन होता है CD इज इक्वल टू, CD क्या होता है, CD होता है हमारे पास एक्चुअल डिस्चार्ज, जो एक्चुअल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, और थियोरेटिकल डिस्चार्ज कि थियोरेटिकल डिस्चार्ज कितना है। तो एक्चुअल डिस्चार्ज जो हमें कैसे पता चलेगा, एक्चुअल डिस्चार्ज तो हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग जो है यहाँ पे जो जितना यहाँ पे कलेक्ट हुआ है पानी वो एक्चुअल डिस्चार्ज हो जाएगा आपका। थियोरेटिकल डिस्चार्ज कितना आना चाहिए, थियोरेटिकल डिस्चार्ज हो जाएगा आपका एरिया जो इस ऑरिफिस का है इनटू द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से निकल रहा है इस ऑरिफिस से। तो CD हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, CD यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है CD का। CD जो हो जाएगा हमारे पास Q, जो कि यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज हुआ है, जो इस टैंक में पानी आके कलेक्ट हुआ है। तो एक्चुअल ये जो हो जाएगा हमारे पास एक्चुअल डिस्चार्ज वो कितना हो जाएगा, वो जो एक्चुअल डिस्चार्ज हो जाएगा हमारे पास Q वो हो जाएगा हमारे पास 1.10 इंटू 1.22 इंटू आपका 0.4 डिवाइडेड बाय 600, ये आ जाएगा आपका एक्चुअल डिस्चार्ज। और थियोरेटिकल डिस्चार्ज कैसे आएगा, थियोरेटिकल डिस्चार्ज आएगा आपका, थियोरेटिकल डिस्चार्ज आ जाएगा हमारे पास Q थियोरेटिकल वो हो जाएगा A टाइम्स ऑफ √2GH। ए यहाँ पे एरिया ऑफ ऑरिफिस हो जाएगा, जो कि उसका हमको डायमीटर दिया हुआ है, ये इससे हम लोग एरिया ऑफ ऑरिफिस निकाल सकते हैं। H हमको पता है जो हाइट यहाँ पे मेंटेन की हुई है हमने, तो हम लोग थियोरेटिकल डिस्चार्ज यहाँ से निकाल लेंगे सारी चीज़ों को पुट करके, ठीक है। तो जब हम थियोरेटिकल डिस्चार्ज निकाल लेंगे और एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल लेंगे, तो थियोरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज का जब हम रेशियो लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा CD। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि CD हमारे पास कितना आ गया 0.625, जो कि CD क्या हो गया हमारे पास की जो है हमारे पास एक्चुअल डिस्चार्ज, जो टैंक में कलेक्ट हुआ है पानी, एक्चुअल डिस्चार्ज हो गया, जो कि कुछ कम होगा क्योंकि कुछ लॉस होगा और फिर से जब पानी फ्लो कर रहा होगा। और थियोरेटिकल डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, थियोरेटिकल डिस्चार्ज हो जाएगा हमारे पास A टाइम्स ऑफ √2GH, ठीक है। तो हमारे पास CD जो है ये तरीका है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ CD को जब हमको कैलकुलेट करना होता है तो इस टेक्निक को हम लोग यूज़ करेंगे। जिस ऑरिफिस से पानी निकल रहा है उसकी हमको हाइट मालूम होगी कि कितना हाइट हमने हेड मेंटेन किया हुआ है, उसका डायमीटर हमको मालूम होगा ऑरिफिस का, ठीक है। और उसके बाद जिस टैंक में हम लोग पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, कितनी देर में कितना पानी कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से हमारे पास एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाएगा। और हम लोग थियोरेटिकल डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, हाइट और जिस वेलोसिटी से ऑरिफिस से पानी निकल रहा है, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे जो है हमारे पास CD आ जाएगा जो कि 0.625 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने कुछ एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो 80 क्वेश्चंस वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने जो है 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसका रिस्पॉन्स दीजिए मुझे, ये आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो है बाकी क्वेश्चंस को भी और बाकी पेपर्स को भी 2019 के 2020 के क्वेश्चन पेपर के भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।